नासिक में रहने वाली कौशल्या के बेटे की उम्र अब 25 से ऊपर हो चुकी थी, इसलिए उन्हें अब अपने बेटे की शादी की चिंता सताई जा रही थी। लेकिन अपने इकलौते बेटे की शादी को लेकर उनकी कुछ उम्मीदें थीं। देख सुमित्रा, दहेज का मुझे कोई खास लालच नहीं। लड़की चाहे जैसी भी हो, वो दिखने में एकदम सुंदर और गुणी होनी चाहिए। खासकर उसका रंग दूध की तरह सफेद, उसकी गोरी गोरी कलाइयां हो और गोरा गोरा चांद सा चेहरा। तू भी ना कौशल्या, कितने बड़े बड़े सपने देखती है। अरे कम से कम अपने बेटे को तो देख, क्या कमी है मेरे बेटे में। दरअसल कौशल्या को एक गोरी बहू चाहिए थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके बेटे की आने वाली बहू काले रंग की हो और आसपास की औरतें उसके काले रंग को लेकर उसे 100 बातें सुनाए, जैसे आज तक उसको सुनना पड़ा। उसने कई लड़कियां देखी, लेकिन हर लड़की को उसके रूप के चलते वो रिजेक्ट कर दिया करती। और एक दिन उसकी बहन उर्मिला उससे मिलने के लिए उसके घर आई। अरे कौशल्या, क्या हुआ? तेरे बेटे की बात कहीं पक्की नहीं हुई क्या? ऐसी चलता रहा तो तेरा बेटा तो कवारा ही रह जाएगा। तू तो अपने बेटे की दुश्मन बनती जा रही है। तू बहन है मेरी या दुश्मन? तू नहीं चाहती क्या कि उसकी शादी अच्छी लड़की से हो? मैं चाहती हूँ उसका घर एक आदर्श रिश्ते की तरह बसा रहे, मेरी तरह वो समाज में ताने ना सुने। अरे मैं तो चाहती हूँ कि तेरे बेटे की शादी हो जाए, उसका घर बस जाए, लेकिन तू ही है मेरी बताई हुई लड़कियों को हर बार मना कर देती है। अब क्या उसके लिए आसमान से कोई अप्सरा उतर कर आएगी? अगर तू बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। तुमने इतने कड़वे बोल तो बोल ही दिए हैं, तो आगे भी बोल ही दो। मेरी बेटी है ना लंदन में, उसकी दूर की ननद है, रैना नाम है उसका। तू कहे तो मैं बात करूं? अरे नहीं नहीं, हमसे ये रहना मैना नहीं चलेगी। हमको तो अपनी दाल भात ही अच्छी लगती है। सोच ले, लड़की बहुत सुंदर है और दूध की तरह गोरी। देख, लड़की अच्छी है, करवा ले लड़के की शादी उससे, जिंदगी बन जाएगी तेरे लड़के की। ऐसी लड़की ना तुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगी। अभी भी समय है तेरे पास, मेरी बात मान ले। ये सुनते ही कौशल्या सोफे पर चढ़कर नाचने लगती है, क्योंकि वो तो शुरू से ही गोरी लड़की चाहती थी। बात आगे बढ़ती है और रस्मो रिवाज के साथ विदेशी रैना की शादी अखिल से हो जाती है। शादी करके वो अपने ससुराल आती है। ओह गॉड, मुझे कितना पसीना आ रहा है यहाँ पर, ऊपर से कितनी ज्यादा गर्मी है। हमारे लंदन में तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं होती, और कितने मच्छर है यहाँ, वहां तो होते भी नहीं है। ये मैं कहाँ आकर फंस गई। अरे बहुरिया, बरसात गर्मी सर्दी सब सहना है, अब तुझे यहीं रहना है। अपने कमरे में जाकर आराम कर ले, मैं नहीं चाहती कि तू बीमार पड़े। अखिल भी कुछ देर में आ ही जाएगा। रैना सबकी बातें सुनकर अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। वहां जाते ही वो अपना घाघरा खोलकर रख देती है, जिसके नीचे उसने छोटे से शॉर्ट्स पहने होते हैं। उसने इधर चेंज किया और उधर अखिल देसी दूल्हा बना हुआ दाखिल हुआ, और वो क्या देखता है। बेबी, ये क्या है? क्या है? हाँ, मैं तो सोच रहा था सुहागरात है, घूंघट उठाऊंगा, लेकिन घूंघट तो छोड़ो, यहाँ तो लहंगा भी नहीं है। क्या है ये सब? ओह गॉड, अब हिंदी फिल्मों के हीरो की तरह ये सब ड्रामे मत करो। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने लहंगा उतार दिया। अब तुम जल्दी से एसी चालू कर दो, इस गर्मी में तो मैं पागल ही हो जाऊंगी। इट्स सो हॉट। अब तो मैडम जी पागल होने के लिए तैयार रहो, क्योंकि हमारे यहाँ ये गर्मी तो पड़नी है, और नासिक में तो कुछ ज्यादा ही पड़ती है। और बात रही एसी चालू करने की, तो वो तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे घर में एसी है ही नहीं। एक कूलर है, लेकिन वो माँ के कमरे में। अब आपको तो बिना एसी और बिना किसी सुविधा के सोना होगा। ओह नो, व्हाट द हेल इज दिस? ये सुनकर हो गया उसका दिमाग खराब, क्योंकि ये उसके लिए बहुत बुरा था। उसे ठंडे वातावरण में रहने की जो आदत थी, ऐसे में वो भला गर्मी में कैसे एडजस्ट कर पाएगी। अगली सुबह, बहू अब कुछ बढ़िया सा खाना सबके लिए बना दे। सब लोग तेरी पहली रसोई का खाना खाना चाहते हैं, फिर वो ढेर सारे नेक भी देंगे। व्हाट? खाना? बट मुझे खाना बनाने को नहीं आता है, मैं सिर्फ बेक करना जानती हूँ, और इस गर्मी में मैं अगर रही ना तो मुझे तो लगता है कि कहीं मेरा ही तंदूर ना बन जाए। सच ही कहा है किसी ने, ये बाहर देश की लड़कियां भी ना बड़ी ही छुई मुई सी होती हैं। कुछ घंटों बाद तेरी मुंह दिखाई है, ऐसे में तो तू अपनी शक्ल इतनी बिगाड़ लेगी तो कैसे चलेगा। सबको दिखाना भी तो है कि मेरी बहू कितनी सुंदर है और मैं कैसी चांद सी बहू लेकर आई हूँ। मुझे तो लगता है इस गर्मी में मर ही ना जाऊं, वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है। आई कांट हैंडल दिस। रैना गुस्से में बाहर आ जाती है। ये गोरी बहू के चक्कर में तो खाना भी ढंग का ना मिला, तब खुद ही कुछ बनाना पड़ेगा। कुछ घंटे बाद कौशल्या रैना के कमरे में आती है।
बहू अब तैयार हो जा, तेरी मुंह दिखाई की रस्म है और अच्छे से तैयार होना। तभी उसकी नजर अपनी बहू के चेहरे पर जाती है, जिसके चेहरे पर गर्मी के चलते रैशेज हो गए थे और बड़े बड़े दाने भी। हे भगवान, ये कुछ ही देर में परी से ताड़का कैसे बन गई। अब कौशल्या को ऐसे ही अपनी बहू को सबके सामने ले जाना पड़ता है और लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। ये क्या कौशल्या आंटी, ये आपकी बहू है? आप तो कहती थी मैं ऐसी बहू लाऊंगी जो गाना गाएगी कि गोरी है कलाइया, पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। लेकिन इसकी शक्ल देखकर तो लग रहा है कि ये खेत में टमाटर बोकर आई है। ऐसा मत बोल, उसकी बहू तो बड़ी सुंदर और विदेशी है। सभी उसकी बहू की खिल्ली उड़ाती हैं और वहां से मजाक बनाकर चलती बनती हैं। अब सास को उस पर बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उससे इस बात का बदला लेने के लिए वो उसे जानबूझकर खेतों में काम पर जाने के लिए मजबूर कर देती है। व्हाट? खेतों में जाकर काम? पर मॉम जी, मेरे को तो खेतों में काम करना ही नहीं आता, तो फिर मैं खेतों में काम कैसे करूंगी? और ऊपर से वहां गर्मी भी बहुत है। हाँ माया, तुम कैसी बातें कर रही हो? ठीक कह रही हूँ। अब चुपचाप खेतों में जाओ और अपने पति का हाथ बटाओ। कम से कम 4 लोग मेरी तारीफ तो करेंगे कि अंग्रेजन बहू भी इतने अच्छे से काम करती है और हिंदुस्तानी रस्मों को निभाती है। चल अब जा। ये हरे हरे खेत कितने सुंदर लग रहे हैं ना। आखिर मुझे तुम्हारे साथ रोमांटिक गाना गाना है। हो गोरी है कलाइया, पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। गोरी है कलाइया, पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। अपना बना ले मुझे साजना, गोरी है कलाइया। अरे अब तुम पेड़ की छांव में बैठ जाओ, मैं तब तक काम कर लेता हूँ। अखिल रैना को एक जगह बैठने के लिए बोलता है, लेकिन अचानक से तेज धूप में गर्मी के चलते वो फिर से बेहोश होकर गिर पड़ती है। वो उसे जल्दी से गोद में उठाकर घर लाता है। अरे ये क्या हुआ बहू तुझे? माँ, जब आप अपनी बहू को संभाल नहीं सकती तो मेरी शादी क्यों करवाई आपने? जब से शादी हुई है इसको देख रहा हूँ मैं, इसे गर्मी के कारण घर में नहीं रह जाता और आपने इसे खेतों में काम करने के लिए लगा दिया। ये क्या बात हुई माँ? कितनी खुदगर्ज हो माँ आप। लोगों को दिखाने के लिए, उनसे तारीफ सुनने के लिए आपने क्या हालत बना दी इसकी। लेकिन अब बस आपका बहुत हो गया। मैं आपको एक बात साफ साफ कह देता हूँ, अगर आपने अपना बर्ताव बदला तो ठीक, वरना मैं इसको लेकर चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। अब कौशल्या को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसे माफ कर देती है। मैंने तेरे साथ जो व्यवहार किया उसके लिए मुझे माफ कर दे बहू। अब तू आराम कर, मैं तुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। इन गर्मियों की वजह से मेरी विदेशी बहू बिल्कुल ही परेशान हो गई थी। तेरी इन गोरी गोरी कलाइयों में बस हरी हरी चूड़ियां ही अच्छी लगती हैं, खेतों का फावड़ा नहीं। ये बोलकर वो उसको अपने गले से लगाती है और वो समझ गई थी कि जब हम अपने घर में हीरा लाते हैं तो हमें इसे तराशना भी पड़ता है। मनीषा कपड़ों के शोरूम में नौकरी करती थी। पति विनोद भी ऑटो रिक्शा चलाता था, पर पिछले महीने ही एक एक्सीडेंट में उसके पैर की हड्डी में काफी बड़ा फ्रैक्चर हो गया, जिस कारण वो पूरी तरह से बेड रेस्ट पर था। मनीषा के ऊपर ही घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। मनीषा रोजाना सुबह नौकरी पर जाने से पहले घर का सारा काम निपटाती, अपनी सास और विनोद का खाना बनाकर विनोद को दवाई देकर फिर घर से निकलती। इसी कारण कई बार मनीषा को शोरूम पहुंचने में देर हो जाती थी, जिस कारण उसके साथ में काम करने वाली एक और लड़की सुमन, जो उससे जलती थी, वो शोरूम के मालिक को भड़काती रहती थी। क्या बात है सुमन, मनीषा दिखाई नहीं दे रही? सर जी, वो तो रोजाना ही देर से आती है, जब देखो बहाने ढूंढती रहती है। कभी उसका ऑटो रिक्शा खराब हो जाता है, कभी कहती है मेरे पति की तबीयत बिगड़ गई, कभी कहती है ये हो गया वो हो गया, कुछ ना कुछ बहाने लगाती रहती है। वो देखिए आ गई है। नमस्ते सर जी। क्या बात है मनीषा, टाइम देख रही हो? घड़ी में कितना हुआ है? ये कोई टाइम है शोरूम में आने का? है 10 बजे का टाइम है और 10:15 हो रहे हैं। 15 मिनट देर से आई हो तुम। सर जी, मैं 10 बजे तक आ जाती हूँ, बस आज ही लेट हुआ है। सुमन तो कह रही है कि तुम रोजाना ही देर से आती हो। इसका मतलब क्या सुमन झूठ बोल रही है? आज तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा बहाना बना लेती हो कमियों से बचने का। तुम्हें पता है त्योहार सिर पर है, ग्राहक सुबह सुबह आने शुरू हो जाते हैं। सुमन अकेले कितना संभालेगी? जाओ जाकर काउंटर पर खड़ी हो, और दोपहर का लंच आज तुम्हें सिर्फ 15 मिनट का ही मिलेगा, आधे घंटे का नहीं। मनीषा चुपचाप काउंटर पर जाकर खड़ी हो जाती है और ग्राहकों को कपड़े दिखाने लगती है। सुमन मन ही मन हंस रही थी, क्योंकि मनीषा की डांट पड़ने पर वो बहुत खुश थी। मनीषा सुबह से भूखी थी, क्योंकि घर के कामों में उसे अपने लिए कुछ खाने का समय ही नहीं मिला। वो बेचारी पूरा दिन खड़े होकर काउंटर पर ग्राहकों को देखती रही।
और सुमन बार बार बहाने से स्टोर रूम में जाती और कुछ न कुछ खा पी कर फोन पर लग जाती। मनीषा ने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया था और शाम को भी जब वो घर पहुंची तो घर के कामों में लग गई। उसकी सास कोई भी काम करके राजी नहीं थी, बस सारा दिन बैठी रहती थी। विनोद की देखभाल करने से लेकर शाम का खाना बनाना, बस इसी में मनीषा की जिंदगी सिमट कर रह गई थी। क्या बात है बहू, आज रात की रोटी देने में बहुत देर लगा दी। ला रही हूँ माँ जी, बस दाल को तड़का लगा रही हो। तुम्हें पता है मुझे रात की दवाई लेनी होती है। अब तुम इतनी देर से खाना दोगी तो मैं दवाई कब लूंगी? कुछ तो सोचा करो बहू। मनीषा जरा पानी तो देना। जी अभी लाई। ऐसे ही घर और बाहर के कामों में मनीषा की जिंदगी गुजर रही थी, पर एक भयानक मुसीबत मनीषा के सिर पर मंडराने वाली थी, जिससे वो बिल्कुल बेखबर थी। मनीषा अगले दिन शोरूम में पहुंची तो मालिक गुस्से में आग बबूला बैठा था। मनीषा एक बात बताओ, कल हमारे यहाँ शहर के मशहूर रईस देवीलाल की बेटी पूर्णिमा लहंगा खरीदने आई थी। उसने 2 लाख रुपए का लहंगा खरीदा था। उस लहंगे को मैंने तुम्हें कल यही बोला था कि वो फिनिशिंग पर जाएगा, उसे संभाल कर रख देना। हमारे शोरूम में उस लहंगे का एक ही पीस था जो पूर्णिमा जी को पसंद आया था। तुम्हें पता भी है वो लहंगा एक जगह से बुरी तरह फट गया है। सीसीटीवी कैमरे में सबसे आखिर में तुम ही लहंगे को संभालती हुई नजर आ रही हो। शराफत से बता दो कि वो लहंगा फटा कैसे, क्योंकि सबसे आखिर में तुम ही शोरूम से बाहर निकली थी। नहीं सर जी, मैंने लहंगा नहीं फाड़ा, मेरा विश्वास कीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं तुम्हें शाम 6 बजे तक का समय देता हूँ। या तो तुम ये लहंगा कैसे भी ठीक करके दोगी या फिर पूरे 2 लाख रुपए तुम मुझे दोगी। मेरा तो नुकसान हो गया ना। अब जाओ यहाँ से और इसे ठीक करके ही लाना, नहीं तो पैसे लेकर आना, वरना कल सुबह पुलिस तुम्हारे घर पहुंचेगी। मनीषा रोती बिलखती रही, पर शोरूम का मालिक उस पर बिल्कुल भी दया नहीं कर रहा था। मनीषा रोती हुई घर लौट रही थी, तभी उसकी नजर सड़क पर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है जो सड़क पार कर रही थी और गाड़ी उसके सामने आने ही वाली थी। मनीषा झट से उस बूढ़ी औरत को गाड़ी के आगे आने से बचा लेती है। अम्मा संभाल कर, अभी गाड़ी से आपको चोट लग जाती। शुक्रिया बेटी, जीती रहो। क्या करूं, आंखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए सड़क पर गाड़ी निकलने की भनक ही नहीं पड़ती। अम्मा आपके हाथ से ये पोटली गिर गई थी, ये लीजिए। बेटी तुम जानती हो इस पोटली में एक रेशमी कपड़ा है जिससे हम अपनी पसंद की कोई भी जादुई पोशाक बना सकते हैं। किसी जमाने में मैं एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी और इस कपड़े की सहायता से बहुत सुंदर सुंदर पोशाक बना लिया करती थी, पर अब उम्र के साथ मेरी आंखें भी कमजोर हो गई हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे बुढ़ापे का फायदा उठाकर कोई इस कपड़े को चुरा कर ले जाए, इसलिए इसे पोटली में बांधकर अपने साथ रखती हूँ। पर मुझे लगता है अब मैं ज्यादा दिन तक इस दुनिया में नहीं रहूंगी और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए ये रेशम का कपड़ा मैं तुम्हें देती हूँ। इसकी सहायता से तुम कोई भी पोशाक बनाकर बेच सकती हो और अपना खुद का व्यापार कर सकती हो। अम्मा आज तो आप सचमुच मेरे लिए भगवान का कोई रूप बनकर आई हो। आपने ये कपड़ा देकर मेरी बहुत बड़ी परेशानी को दूर कर दिया। आप मेरे ही साथ क्यों नहीं चलती हो? मैं आपको अपने पास रखना चाहती हूँ। नहीं बेटी, अब मैं उम्र के इस पड़ाव पर हूँ कि मुझे 4 धाम की यात्रा करनी है, इसलिए मैं तो बस प्रभु के चरणों में ही अपने आखिरी दिन गुजारना चाहती हूँ। मनीषा से विदा लेकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। मनीषा भी उस रेशमी कपड़े को लेकर घर आ गई। वो थोड़ी घबराई हुई थी। उसने चुपचाप अपने कमरे में उस कपड़े को बिछाया और बोली, ऐ जादुई रेशम के कपड़े, मैं जैसा लहंगा चाहती हूँ क्या वो मेरे सामने आ सकता है? देखते ही देखते मनीषा के सामने हूबहू वैसा ही लहंगा आ जाता है जैसा शोरूम से गायब हुआ था। मनीषा खुशी के मारे उछल पड़ती है। उसकी तो मानो सारी परेशानियां दूर हो गई थी। वो अच्छे से उस लहंगे को पैक करती है और शोरूम पर लेकर पहुंचती है। लहंगे को बिल्कुल ठीक हालत में देखकर शोरूम का मालिक हैरान रह जाता है। अब उसके आगे प्रश्न करने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। सर जी, मैं आपके शोरूम की नौकरी छोड़ रही हूँ। जहाँ पर विश्वास न हो ऐसी जगह पर काम करने का कोई फायदा नहीं है, मुझे माफ कीजिएगा। मनीषा नौकरी छोड़कर घर आ जाती है। मनीषा ने रेशम के कपड़े की सहायता से सुंदर सुंदर जादुई लहंगे बनाकर शहर की बड़ी दुकानों पर बेचने शुरू कर दिए। लहंगे देखने में बहुत सुंदर थे, इसलिए वो ग्राहकों को बहुत पसंद आने लगे। अब तो शहर में ही क्या, आसपास के बड़े शहरों में भी मनीषा के लहंगे बिकने लगे। ये देखकर उसकी सास और पति बहुत खुश थे। मनीषा ने उन्हें उस रेशम के कपड़े के बारे में सच्चाई बता दी थी। जिस शोरूम पर मनीषा नौकरी करती थी उसके मालिक को सच्चाई का पता चल गया था कि सुमन ही असली गुनहगार है।
उसने ही लहंगा जानबूझकर फाड़ा था, इसलिए मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया और मनीषा से माफी भी मांगी। मनीषा ने उसे माफ तो कर दिया, पर उसे अपने लहंगे नहीं बेचे, जिससे वो लज्जित होकर वापस चला गया। धीरे धीरे मनीषा ने विनोद का अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया और वो भी ठीक हो गया। अब तो वो भी मनीषा के साथ लहंगों के व्यापार में हाथ बटाता था। बड़े बड़े फैशन शो में मनीषा के लहंगे जाने लगे। देखते ही देखते मनीषा लहंगों की बड़ी व्यापारी बन गई। आज उसने अपनी सास और पति विनोद को वो सारी खुशियां दे दी थी जिसके लिए वो हमेशा से ही तरस रहे थे। आखिर औरत लक्ष्मी का रूप होती है, ये मनीषा ने साबित कर दिया था।